गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पसंद के पाठ का चांद से थोड़ी सी गप्पे का अध्ययन किया था। आज हम इसी पाठ के प्रश्न देने की कोशिश करेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या देखा, थोड़ा सा हम सार बताते हुए फिर आप इसे प्रश्नों को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखा था कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों, यह थी तो कविता जिसका हमने आपको भावार्थ समझाया था, जिसमें बताया था कि किस प्रकार से 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। वह चांद से कहती है आप गोल हैं और जरा तिरछे नजर आते हैं। क्यों कहा कि तिरछे नजर आते हैं? हमने बताया था उसकी जो आकार है, जो कलाएं हैं, वो घटती और बढ़ती रहती है। और जब वह पहली तारीख से अष्टमी तक तिरछी नजर आती है और उसके बाद उसकी मोटाई बढ़ती जाती है और फिर उसके बाद वह पूर्णिमा तक बन जाती है। पूर्णिमा के बाद पुनः इसका आकार घटने लगता है, पुनः ये मोटा आकार घटते घटते फिर वह एक समय के पश्चात इतना पतला हो जाता है कि वह फिर से तक और अधिक तिरछा नजर आने लगता है और अमावस की रात को वो लुप्त हो जाता है। इसलिए कहा है कि तब तक बढ़ता है जब तक पूर्णिमा ना आ जाए और तब तक घटता है जब तक अमावस्या ना आ जाए। यानी अमावस्या तक तुम घटते हो, फिर अमावस्या से पुनः पूर्णिमा तक तुम बढ़ते चले जाते हो। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अब वो बालिका क्या कह रही है कि तुम्हारे इस प्रकार के घटने बढ़ने का क्रम निरंतर चलता रहता है, ये बीमारी तुम्हारी दूर नहीं होती। तुम ये बीमारी क्यों छोड़ देते हो, क्यों नहीं छोड़ देते हो? तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं दूर होती है? मुझे मालूम है तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। इस प्रकार से चांद के रूप का वर्णन करते हुए, चांद की उस अवस्थाओं का, उन कलाओं का वर्णन करते हुए वो बालिका के माध्यम से कभी कहते हैं कि ये चंद्र कलाएं जो घटती और बढ़ती रहती हैं, यह एक क्रम है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही वो कहना भी क्या चाहते हैं, कुछ और बात भी इसके पीछे छिपी हुई बात कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अच्छाइयां बुराइयां आती रहती हैं। हर क्रम पर व्यक्ति ऊपर चढ़ता चला जाता है, एक क्रम पर ऊपर चलता चला जाता है, कुछ क्रम के बाद से वो व्यक्ति नीचे उतरता ही चला जाता है। एक समय के बाद उसमें गिरावट भी आती है और गिरावट के बाद पुनः वो उठने लगता है और उठने और गिरावट का ये क्रम, ये दौर चलता ही रहता है। मनुष्य के जीवन में ये दौर गिरावट और ऊपर उठने का बढ़ता ही चला जाता है या घटता ही चला जाता है। उसको इस चांद के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है। आइए बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर को देखने की कोशिश करें। एक बार हमने इसका परिचय आपको दे दिया है कि किस प्रकार से इस कविता में क्या बताया गया है। आइए हम इसके प्रश्न के उत्तरों पर भी गौर करने की कोशिश करें। सबसे पहला प्रश्न इस पाठ में दिया गया है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर कवि लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए कुल आकाश। कुल आकाश किसके लिखा है? पूरी चारों दिशाओं में फैला हुआ यह आकाश जिसको आपने धारण कर रखा है। इसलिए लड़की कहती है कि तुमने इस आकाश रूपी वस्त्र को चारों ओर से ढककर पहना हुआ है और इस आकाश रूपी वस्त्र में तुमने तारों को जड़ रखा है। जिस प्रकार बच्चे अपने वस्त्रों को धारण करते हैं तो उसमें फूल या अन्य चीजें या किसी अन्य प्रकार की कढ़ाइयां उसमें की हुई होती हैं, तो बच्ची उसकी कल्पना करते हुए कह रही है कि वह चांद जो उस आसमान
बीच के वस्त्रों के बीच में से अपने मुख को झांक रहा है। उसने इतना बड़ा आकाश रूपी वस्त्र धारण कर रखा है और इस आकाश रूपी वस्त्र में किस प्रकार से छोटे छोटे तारों की संरचना दिखाई दे रही है, यानी उसके वस्त्रों पर तारे जड़े हुए हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं? हमको बुद्धू ही समझा है के माध्यम से कवि उस लड़की के बारे में क्या कहना चाहती है, लड़की कवि के द्वारा उस लड़की के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, इस माध्यम से कवि ने बताना चाहता है कि लड़की सोचती है कि मुझे इस बात का ज्ञान है, मैं इतनी चतुर हूं, मैं इतनी समझदार हूं कि समझ सकती हूँ कि तुम्हारा ये रूप क्यों बार बार बदलता है। मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि ये बात मैं समझ पाऊं, मैं समझती हूँ, मैं इतनी चतुर हूँ। जो ये समझ सके, ये बिल्कुल समझ सकती हूँ, मेरे को बिल्कुल बुद्धू मत समझो। मैं समझती हूँ कि तुम बीमार हो, इसी कारण तुम्हारा यह रूप निरंतर बदलता है। क्या कहती है? हमको बुद्धू भी निरा मत समझो, यानी मुझे बुद्धू मत समझो, बेवकूफ मत समझो। मैं इतनी बेवकूफी नहीं हूँ, मैं इतनी तो चतुर हूँ कि यह समझ सकती हूँ कि तुम्हारा यह आकार घटता बढ़ता इसलिए है क्योंकि तुम बीमार हो। आशय स्पष्ट कीजिए। अगला है, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। क्या कहना है? यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। कभी कहना चाहते हैं कि चांद को बीमारी है और ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। इस बीमारी का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि शायद ये बीमारी खत्म हो पाएगी। इसे कभी कहता है कि चांद को कोई बीमारी है पर उससे अच्छा होता हुआ प्रतीत नहीं होती, यानी उसका इलाज प्रतीत नहीं होता, उसकी बीमारी दूर होती हुई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जब ये घटते हैं तो केवल घटते ही चला जाता है और एक समय बाद लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। और जब बढ़ने लगता है तो बिना रुके आगे बढ़ता है और तब तक बढ़ने लगता है जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाए, अर्थात जब तक वो पूरे गोल ना हो जाए, पूरा गोला पूरी पूर्णिमा तक नहीं पहुंच जाए। कभी कहना चाहता है ये सामान्य क्रिया नहीं है। कभी के नजर में सामान्य क्रिया नहीं मानता, बोलता एक बीमार है, जिसकी बीमारी है, इस कारण से वो घटता बढ़ता रहता है, परिवर्तन करता रहता है, अपने जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन करता रहता है। आइए हम दूसरी चीज को देखें। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लड़ाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और कारण को बताओ। कवि ने चांद से किस दिन गप्पे लड़ाई होगी? कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी की पूर्णिमा के बीच लगाई है। कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी की पूर्णिमा के बीच लगाई है, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहता है कि गोल है खूब मगर आप तिरछा नजर आते हैं जरा, अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में एक या 2 दिन का समय बाकी है। या उल्टा हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस समय वह पूर्णिमा से घटने लगता है तब भी वह तिरछा हो जाता है। दोनों तरह की बातें आ सकती हैं। एक तो तब जब अष्टमी से पूर्णिमा किया जाता है और पूर्णिमा से पुनः अमावस्या की तरफ जाने लगता है, उस समय दोनों की घटनाएं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह जो गप्पे लड़ा रहा है वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच या पूर्णिमा से अमावस्या के बीच हो सकती है। तो क्या कैसे कहेंगे? कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहता है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, अर्थात चांद गोल है पर कोई तरह गोल नहीं है, गोलाई थोड़ी तिरछी है।
उससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय बाकी है। आइए बच्चों, इसके बाद एक प्रश्न है जिसमें बताया गया है कि वह किस प्रकार से दिन और कारण का कारण बताता है। किस दिन में किस प्रकार का कारण होता है। पूर्णिमा में चांद कैसा नजर आता है ना। कविता में इस बातों में पूर्णिमा का कारण क्या है। पूर्णिमा का क्या दिखाई देता है, पूरा गोल नजर आता है। पूर्णिमा कब होती है, जब चांद पूरा गोल नजर आता है, तब क्या है पूर्णिमा का कारण क्या है, जब चांद का पूरा आकार गोल हो जाता है, वह पूर्णिमा कहलाती है। और अष्टमी क्या है, अष्टमी है जब उसका तिरछापन शुरू हो जाता है, जब चांद का तिरछापन शुरू हो जाता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। और प्रथमास और अष्टमी के बीच दुबला पतला नजर आता है। पतली रेखाएं, पतला दुबला पतला नजर आता है। इस प्रकार से इस चौथे प्रश्न के उत्तर को हम समझा सकते हैं। आइए बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर देखें। नई कविता में तुक या छंद के बजाय बिंब का प्रयोग है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते हमारे मन के अंदर। जब तुकबंदी कहलाती है बच्चों से अंतिम भाग जो आता है आ ए ओ, इस तरह के सारी कविताओं के अंतिम भाग को हम एक ही गाता रहे, सुनता रहे, आता रहे, हे की बात, ये तुकबंदी होती है। छंद के बजाय बिंब का प्रयोग किया है। बिंब का मतलब होता है जो किसी बात को पढ़ने से उसकी तस्वीर हमारे आंखों में उभर आती है, वो हमें दर्शन कराती है उस रूप का, उस आकार का जो हम कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। इससे हमारे पूरा दृश्य नजर आने लगता है। इसलिए कहा है कि बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार वो कवि शब्दों की ध्वनि में मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों में शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनके चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने की, है ना, बिल्कुल शब्द अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। इस कविता में किन शब्दों को क्या देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। बच्चों, इसमें अन्य और भी शब्द से आए, गोल, गोल के बीच में भी हमने अलग अलग करके लिखा है अक्षरों को। मतलब गोलाकार को बड़ा करके हमने उसको अलग अलग करके, तिरछे, तिरछाई को, उसके टेढ़ेपन को दिखाने के लिए अलग अलग अक्षरों में लिख करके हम उसके चित्र के आकृति को, तिरछे आकृति को प्रदर्शित करने के लिए उसे बल देकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बढ़ते शब्द, आगे बढ़ना, चांद का बढ़ना, चांद का पुनः छोटी आकृति से पूरे पूरे गोल आकृति का लेना, इसमें भी बढ़ते करके बताते कि धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए इसको हम अलग अलग अक्षरों में करके समझा सकते हैं। अब देखें, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ने वाला होता तो चांद क्या जवाब देता, किस प्रकार उसको जवाब देता, या चांद को किस प्रकार से लोग चिढ़ाते, किस प्रकार से लोग उसको खींचते और उसका जवाब चांद किस प्रकार देता, इसकी कल्पना करनी है। कैसे कल्पना करेंगे। मान लीजिए चांद को देखकर लोग क्या चिढ़ाते, अरे आप तो बहुत तिरछे नजर आते हैं। दूसरी बात, अरे आपको बीमारी नजर आती है, अरे आप तो हमेशा अपना मुंह खुला ही रखते हैं, अरे आप तो गोल। अगर वो चांद अपनी इस बुराइयों को सुनता, इस चिढ़ने वाली बात को सुनता, तो वो उन लोगों को क्या जवाब देता जो इस प्रकार से खींचते या चिढ़ाते थे। तो क्या कहता, अगर मान लो आप उस तिरछे नजर आते हैं, कहेंगे तो क्या जवाब देता, मैं तिरछा नहीं हूं, तुम्हारी नजर तिरछी है। अगर इसी को आपको कोई बीमारी है, क्या कहता, मुझे कोई बीमारी वाली नहीं है, तुम्हारी आंखों में मैं तुम्हारे देखने में कमी है, देखो मैं तो हमेशा ही बोल रहता हूँ, तुम देखते हो तो मेरा केवल रोज उतना सा आकार ही देखते हो, वैसे तो मैं हमेशा बोल ही रहता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी नजर में बीमारी है। अब देखिए, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, मेरा मुंह तो पूरा ठीक है, तुम्हारी नजर खराब है, तुम्हारी नजर ठीक नहीं है जो तुम्हें हमेशा मेरा मुंह खुला हुआ नजर आता है। तुम गोल मटोल हो, मैं गोल मटोल ही बना हूं, कम से कम तंदुरुस्त तो हो, तुम जैसा कमजोर तो नहीं हो। ये कहकर वह अपनी इस चिढ़ का जवाब अवश्य दे सकता है। आगे देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं।
चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांद की विशेषण है। चांद से चांदनी बना है, नी प्रत्यय जुड़ा है। इन विशेषणों के लिए उपयुक्त संज्ञा भी लिखनी है और उसके साथ इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो वो भी बताना है। जैसे गुलाबी शब्द लिखा है, गुलाबी शब्द गुलाब से बना है, गुलाब में ई प्रत्यय जुड़ा है। अब इसके साथ कौन सी संज्ञा जोड़ सकते हैं? गुलाबी पगड़ी। क्या संज्ञा जोड़ सकते हैं? गुलाबी पगड़ी। मखमली चादर या मखमली घास, तो मखमल से बना है, मखमल में ई प्रत्यय जुड़ा है, मखमली बन गया। और मखमली के साथ क्या संज्ञा जोड़ सकते हैं? घास जोड़ सकते हैं, चादर जोड़ सकते हैं, रजाई जोड़ सकते हैं। कीमती, कीमत से बना है, कीमत का के आगे ई प्रत्यय जुड़ा है, कीमती बन गया। कीमती गहने, कीमती वस्त्र, है ना। और अन्य कई कीमती के मतलब अलग कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। ठंडी, ठंड से बना है, ठंडी ई प्रत्यय जुड़ा है। ठंडी रात, ठंडी बर्फ, है ना, ठंडी सुबह, ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हैं। जंगली, जंगल से बना है, जंगली, जंगल से क्या बना है? जंगली। तो जंगली फूल, जंगली लोग, जंगली जानवर, इस प्रकार हम कुछ भी संज्ञा जोड़ सकते हैं। कश्मीरी, कश्मीर से बना है, कश्मीर के साथ ई जुड़ा है, कश्मीर और ई, कश्मीरी। अब कश्मीरी भाषा, कश्मीरी वस्त्र, कश्मीरी नाव, इस प्रकार से हम कुछ भी कोई भी संज्ञा उसके आगे जोड़कर उसको लिखते हैं। इस प्रकार से हम इस भाषा की बात अर्थात व्याकरण संबंधित इस भाग को हम करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्द कुछ ऐसे जोड़ों के अंतर है कि चिट्टा शब्द का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल शब्द अपने आप में शब्द नहीं है पर मोटा से बना है। जैसे चार शब्द को जोड़कर बनाने, दुबला पतला ऐसे बना सकते हैं। काला कलूटा, दाना पानी, रोजमर्रा, इस प्रकार के शब्द इनको वाक्य बनाने। जैसे दुबला पतला का बनाना है, यह दुबला पतला आदमी काफी कमजोर है, कमजोर से लिखे दुबला पतला बनाना। राकेश का दोस्त राहुल काला कलूटा के रंग से, उसके रंग और रूप से तुलना करने के लिए लिखा है काला कलूटा। यह भाग दौड़ भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई है, रोजमर्रा, रोज रोज की बात है, रोजमर्रा की बात, निरंतर की बात हो गई है, इसलिए रोजमर्रा का प्रयोग। उसी प्रकार से अगले प्रश्न देखें, बिल्कुल गोल, कविता में दो अर्थ हैं, गोल आकार का, गायब होना। गोल हो गया, गोल आकार, उसके गोल आकार को देखकर कुछ ऐसा लगा कि हम दाल नहीं करेंगे, इसलिए वहां से वो गोल हो गया। दोनों अर्थों में गोल आकार के लिए भी आ गया और गायब होने के लिए भी आ गया। इसी प्रकार से कोई अन्य शब्दों को हमें वर्णन करना है, तो कल शब्द को लेते हैं, कल बीता हुआ कल भी होता है और कल मशीनें भी होती है। कल का अर्थ होता है बीता हुआ कल या आने वाला कल, या मशीनें भी होता है। मैं कल स्कूल गया था, या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, या बीते हुए आने वाले कल के बारे में पढ़ा गया। यहाँ सभी के कारखाने बंद पड़े हैं, यहाँ कल मशीनों के लिए किया गया है, कल कारखाने मशीनों के लिए प्रयोग किया गया। कल कारखाने, कारखाने किसके? मशीनों से बने हुए कारखाने, मशीनों से चलने वाले कारखाने। पानी शब्द को भी हम दो अर्थों में ले सकते हैं। पानी हम लेते हैं जल के लिए ले सकते हैं और शर्म के लिए ले सकते हैं, लज्जा के लिए ले सकते हैं। तो पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया। पानी बिल्कुल साफ है, जल के रूप में आ गया। इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है, यहाँ पानी का अर्थ है जल। राहुल भरी कक्षा में शब्द के मारे पानी पानी होकर लज्जित हो गया। पानी पानी होना लज्जित होने का। कनक धतूरे को भी कहते हैं, कनक सोने को भी कहते हैं। तो यह कनक के दो अर्थों के साथ हमने वाक्य बनाए। कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं, कनक यानी सोने, सोने के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। और कनक के खाने से आदमी पागल हो जाता है, धतूरा आदि खाने से आदमी पागल हो जाता है। कनक धतूरा नशीला पदार्थ है। इस प्रकार से हमने इस प्रकार के प्रयोगों का अलग अलग तरह से किया। जो कि चूंकि हालांकि कविता के जिन पंक्तियों में शब्द आए हैं
उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग दो वाक्य में करो। जो कि शब्द, इसका वाक्य में कैसे करेंगे? तुम्हें गौतम के घर जाना होगा जो कि बहुत दूर है। तुमने ऐसी बात कही जो कभी मैंने नहीं सुनी, जो कि मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो कि तुम्हें पता ही नहीं थी, तो जो कि कर सकते हो। तुम बाजार में सामान लेकर आओ जो कि दूर है। अब चूंकि का प्रयोग करें। चूंकि मैं आज तो नहीं जा सकता, क्योंकि आज सामान नहीं मिलेगी, इसलिए मैं सामान नहीं ला सकता। क्योंकि आज से लॉकडाउन है, इसलिए कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। तो चूंकि शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि, जबकि, हालांकि आज बारिश हो रही है फिर भी तुम्हें घर आना होगा। यानी बारिश हो तो भी, हालांकि मतलब तो भी, हालांकि आज रविवार है तो भी मुझे स्कूल जाना पड़ा ना, फिर भी, जबकि, तो भी, इस प्रकार ज्ञापन आता है। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो ये क्या लिखेगा? उसी कल्पना से गद्य पद्य में लिखो। बच्चों, ये तो आपको अपने कल्पना के आधार पर अपने कुछ कृतियों को, रचनाओं को लिखने के लिए दिया गया है। आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी कविताएं बना सकते हैं, इस आधार पर आपको करना है। अब हम इसके कुछ भावों को बताएं। गपशप, गप्पेबाजी, क्या इन शब्दों के अंतर है? तुम्हें लगता है? गप शब्द का अर्थ है बिना काम की बात, तो गपशप का अर्थ है इधर उधर की बातचीत। क्या तुम जानते हो दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडर का इस्तेमाल होता है? नीचे दो प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं। इन कैलेंडर कौन सा है? चंद्रमा के आधार पर कैलेंडर को हम क्या करते हैं? उसे हम चंद्रमा के अनुसार होता है, उन कैलेंडरों को हम प्रयोग हिंदी कैलेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। पूजा पाठ, त्योहारों, शादी आदि के लिए हम इस प्रकार के कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग तिथि को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? उसको तारीख देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की रातें अंधेरी होती है और शुक्ल पक्ष की रातें रोशनी से भरी होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जो अमावस के पास का समय होता है, वो कृष्ण पक्ष होता है, और पूर्णिमा के पास का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर को समझा दिया है। अब अगली कक्षा आपके नई कक्षा के साथ से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अब हम आपसे विदा लेते हैं।